दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 131 एनटीपीसी का पिछला प्रीवियस ईयर पेपर। क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में आप देखते होंगे कि प्रीवियस ईयर से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और कई सारे क्वेश्चंस ऐसे जो होते हैं रिपीट हो जाते हैं और वो अच्छे खासे मार्क्स हमें दे जाते हैं। दोस्तों अभी आप देख रहे होंगे कि टेक्नीशियन का पेपर चल रहा है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पीछे वाले रिपीट हो रहे हैं। हमने बहुत सारे कैंडिडेट से पूछा है, वहाँ रिव्यू लिया है। तो अगर आप देखना चाहते हैं वो वीडियो तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अलग से हमने बना दिया प्लेलिस्ट यहाँ पर एग्ज़ाम रिव्यू के नाम से, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की, साथ ही साथ हम चित्र भी देखेंगे और उसको डिटेल से समझेंगे क्वेश्चंस को। अगर कोई ऑप्शन है तो ऑप्शंस के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। क्वेश्चन है दोस्तों पहला आज का, PQRS और T दोस्त हैं। RQ से लंबा है लेकिन S से छोटा है, T S से लंबा है और P सबसे छोटा है। उन सब में से लंबा कौन है ये बताना है। तो देखो जितने भी दोस्त हैं पहले उनकी जगह बना लो, ठीक है। अब देख लो मैं कि यहाँ पर कर लेता हूँ, या तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे ही रखता हूँ, इधर की तरफ मैं बढ़ाता हुआ जाता हूँ, यानी कि सबसे छोटा इधर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और ऐसे करके मैं लिखता जाता हूँ, ठीक है। आप लोग समझते जाना। चलिए शुरुआत करते हैं। कह रहा है आर क्यू से लंबा है, तो थोड़ा गैप करके लिखो। आर यहाँ पर है और क्यू से लंबा है तो क्यू को आप यहाँ करो, थोड़ा दूर इसलिए क्योंकि आर क्यू के बीच में अगर कोई लिखना पड़े तो हम आगे आकर के लिख सकें। अब क्या कह रहा है, आर क्यू से लंबा तो है लेकिन एस से छोटा है, इसका मतलब एस इससे भी लंबा होगा, तभी तो आर छोटा पड़ गया इसके आगे। आगे कह रहा है टी एस से लंबा है। अब देखो यहाँ पर टी जो है वो एस से लंबा है, तो यानी कि यहाँ पर होगा कहीं पर टी एस से लंबा है और पी सबसे छोटा है, यानी कि पी कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो सबसे छोटा इधर और सबसे बड़ा इधर। पूछा है क्वेश्चन में उन सब में से सबसे लंबा कौन है, तो आप बताओ कौन लंबा है। टी है तो टी हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में भारत के सभी बड़े उद्योगपतियों ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव रखा था, और ये रखा था दोस्तों 1944 ईस्वी में। जितने भी भारत के बड़े बड़े उद्योगपति थे उन्होंने इसका प्रस्ताव रखा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है। यदि इनमें से प्रत्येक संख्या में से 4 घटाया जाता है तो इनका अनुपात 7:9 हो जाता है। इन दो संख्याओं का योग बताइए। तो देखो सबसे पहले तो आप एक काम कर लो, जैसे देखो पहले 9 था और यहाँ पर था 11, यानी कि एक संख्या अगर पहली 9 मान लेंगे तो दूसरी वाली 11 थी। अब 4 जब घटा दिया गया दोनों में तो क्या हो गया, अनुपात हो गया 7 और यहाँ पर हो गया कितना, 9 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों संख्या में घटाया गया है तो यहाँ पर दोनों में समान अंतर होगा। जैसे देखो 9 से 7 हो गया यानी कि 2 घट गया, यहाँ 11 से 9 हो गया यानी कि 2 घट गया है, और हमने घटाया कितना है, 4। इसका मतलब कि हमारे हिसाब से जो वैल्यू हो रही है वो 2 घट रही है, और यहाँ पर हाँ यहाँ कितनी घट रही, 4, यानी कि 2 की वैल्यू हो गई 4। ये बात समझ में आई भाई। देखो 9 में से 7 घटाया तो 2 बचा, यहाँ पर 11 में से 9 घटाया तो 2 बचा, यानी कि हमारे हिसाब से अंतर करने पर 2 का कमी हुई है और यहाँ पर 4 की कमी की गई है। तो 2 = 4 तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2। अब आप बताओ पूछा क्या था, दो संख्याओं का योग, तो पहली दूसरी संख्याओं को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 9 और 11 हो जाता है कितना, 20। अब बताओ कि अनुपात के हिसाब से 20 और 1 की वैल्यू है 2, तो 20 की वैल्यू 2 से गुणा, यानी कि 40 हो जाएगा। सही उत्तर हमारा दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यदि a और ये साइन बना है b = a - b + 1/√ab + √a/b है, तो इसे मान बताना है। तो समझो सीधे, अब क्या करना है आपको कि जहाँ जहाँ ये लिखा है इसको आप a बोलोगे और जहाँ 0.1 है उसको बोलोगे आप b। बस इस फॉर्मूले पे आप रख दो। a - b का मतलब क्या हो गया, 0.9 माइनस का 0.1। क्यों, क्योंकि a - b तो हमने दोनों का माइनस किया। फिर देखो प्लस लगा दो। अब 1/, में तो 1 लिखेंगे और अपान में अंडर रूट में हो जाएगा कितना, 0.9। ये थोड़ा और सही से लिख देता हूँ इसको, ये हो जाएगा 0.9, और यहाँ पर देखो ए बी लिखा है, इसका मतलब ये इंटू में लिखा होगा। आगे
प्लस है और अंडर रूट करा है तो ए की वैल्यू क्या है 0.9 और 0 पॉइंट आ जाएगा बी मतलब 0.1 आ जाएगा। तो देखो पॉइंट से पॉइंट कट गया अंडर रूट में, चलो इसको बाद में करेंगे। अब बताओ 0.9 में से 0.1 गया तो क्या बचेगा 0.8 बचेगा। प्लस अब यहाँ पर देखो प्लस लगा है, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 9 बटे में लिख सकते हैं इसको 100, ठीक है ऐसे करके। अब इसका अंडर रूट आप हटाओगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा 3/10। तो आप बताओ 3/10 यहाँ जब लिखोगे तो उल्टा करके ऊपर क्या हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इसको हटा करके यहाँ से 10/3 लिख देता हूँ, ठीक है। और ये वाला देखो मैंने बताया पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा और नीचे 1 है तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ पर 3/1 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब पहले इतने को आप लोग सॉल्व कर लो, ठीक है। मैं चलो इसको भी हटा देता हूँ तो ये कितना आएगा, इसको भी हटा के देख लो, यहाँ पर 1 मान लो और इस पॉइंट को हटा दो तो नीचे आ जाएगा 10। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, ठीक है 30। अब देखो 10 के करेंगे तो 3 बार में जाएगा और 3 8 24 प्लस 10 धाम हो जाएगा 100 प्लस 10 बार में जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 90, ठीक है। अब इनको आप जोड़ लो 214/30, ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है किसी निश्चित कोड भाषा में ड्रैगन को BPYE ऐसे करके लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में स्टार्क को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो पहले देखो मैं लिख कर बताता हूँ, जैसे चलो डायरेक्ट आप कर लो, थोड़ा सा जूम करता हूँ। यहाँ से देखो उल्टा चलते हैं, B के बाद क्या आता है C और फिर आ गया है D, यानी कि 1 का गैप है। P के बाद अगर आएंगे तो आएगा क्या R आ गया है और Q का गैप कर दिया है PQR। वैसे Y के बाद क्या आ गया है A, क्योंकि Z का गैप है। पीछे की तरफ अगर हम चलते हैं दोस्तों तो यहाँ पर एक का गैप करके लिखा गया है। वैसे S से अगर हम पीछे की तरफ चलेंगे तो क्या मिलेगा SQR, यानी कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर R को छोड़ दो और Q को ले लेते हैं, ठीक है। मैंने ये बना दिया, अब आप यहाँ से समझो आराम से। अब देखो S लिखा है तो S कहाँ पर है, ये है। S से पीछे की तरफ चलो, R को छोड़ दो तो Q आएगा, यानी कि स्टार्टिंग में आ जाएगा Q। फिर क्या लिखा है T, तो T कहाँ पर है, ये T के बाद S छोड़ दो आ जाएगा R आ जाएगा। वहीं देखो A है, ये A के बाद पीछे की तरफ चलेंगे तो Z को छोड़ दो आएगा Y, तो हो जाएगा Y, यानी कि QRY। तो देख लो आप QRY कहाँ पर लिखा है QRY, तो QRY सिर्फ इसी ऑप्शन में है, बाकी किसी में नहीं दिया। आगे भी चेक करना चाहते हो तो आप लोग चेक कर लो। R जो है तो R देखो कहाँ पर, ये है। R के बाद Q छोड़ दो P आ जाएगा, यानी कि P आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो P दिया है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गोल गुंबद किस राज्य में स्थित है। तो गोल गुंबद दोस्तों स्थित है, ये है कर्नाटका में। और ये क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था चैनल पे, तो आप लोगों को शायद दिखा होगा और बहुत से लोगों ने जवाब भी दिया है। तो कम्युनिटी पोस्ट पे जो क्वेश्चंस मैं डालता हूँ जिसमें ऑप्शन रहते हैं आपको क्लिक करना होता है, तो वो आप ज़रूर दिया करिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मिलते हैं मुझे, मैं वहाँ पर डालता रहता हूँ, ठीक है। तो गोल गुंबज कहाँ पर है, ये है दोस्तों कर्नाटका में, ऑप्शन चौथा सही उत्तर हो जाएगा। देखो गोल गुंबज दोस्तों जो है ये भारत का सबसे बड़ा गुंबज है, यानी कि आप कह सकते हो हमारे देश का सबसे बड़ा गुंबज है, ठीक है। और इसका संबंध पूछा जाए अगर कि कहाँ से है, देखो ये है कर्नाटका, लेकिन कर्नाटका में भी कहाँ पर, बीजापुर जो पड़ता है, तो बीजापुर में स्थित है। और ये गोल गुंबज है क्या दोस्तों, तो ये जो है मोहम्मद आदिल शाह जो थे वहाँ पर, उनका ये मकबरा है, ठीक है। मैं फोटो भी दिखा देता हूँ आपको गोल गुंबज की। ये देखो कुछ इस तरह का दिखता है यहाँ पर जो गोल गुंबज है, ठीक है। ये जूम करके ली हुई फ़ोटो है, मैं एक दूसरा दिखाता हूँ, ये थोड़ा दूर की फ़ोटो है। तो ये है गोल गुंबज जो कि बीजापुर में स्थित है, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। मैंने बता भी दिया, आदिल शाह ने बनवाया था, उसका ये मकबरा था। PSD किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है, तो ये है दोस्तों एडोब फोटोशॉप में आता है। तो आप में से कंप्यूटर के बारे में अगर आप लोग जानते होंगे तो आप PSD को ज़रूर जानते होंगे, ये एडोब फोटोशॉप के अंदर आता है। किसी संख्या में 7 जोड़ने पर प्राप्त योग को 5 से गुणा किया जाता है और इस प्रकार प्राप्त गुणनफल को 9 से विभाजित किया जाता है।
इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर संख्या 12 प्राप्त होती है। मूल संख्या ज्ञात करिए। इसको करने की मैं 2 विधि बताता हूँ आपको, जो आसान लगे आप वही कर लेना। सबसे पहले तो देखो एक इक्वेशन बना के मैं बता देता हूँ। जैसे कह रहा है किसी संख्या में 7 जोड़ने पर, मान लो कि वो संख्या है x, उसमें से आप लोग 7 जोड़ दो। 7 जोड़ने पर जो योगफल आया है इसमें 5 से गुणा कराइए, तो गुणे 5 कर दिया हमने। और इस प्रकार प्राप्त योग गुणनफल को 9 से विभाजित करना है, यानी कि डिवाइड करिए 9 से। फिर इसके बाद कह रहा है इस प्रकार प्राप्त जो भागफल मिलता है उसमें से 3 घटाना है, तो 3 आप घटा दीजिए। फिर क्या मिलेगा हमें? 12 मिलेगा। तो x की वैल्यू आप निकाल लीजिए। ऐसे भी कर सकते हो, तो मैं करके बता देता हूँ यहाँ पर आप लोगों को। तो ये हो जाएगा, देखो ये इधर आएगा, मैं डायरेक्ट 5 से गुणा कराता हूँ। तो 5x प्लस का क्योंकि ये डिवाइड वाला नीचे हो जाएगा, प्लस 5 सते 35 हो जाएगा। ये डिवाइड वाला 9 नीचे आ जाएगा और माइनस का 3 इधर चला जाएगा, तो 12 3 हो जाएगा 15। देखो ये वाला इधर चला गया, इसके साथ जुड़ गया 3, ऐसे करके। ठीक है, अब आगे करते हैं इसको। अब इसको इधर भेज दो, तो 5x प्लस का 35 बचेगा, बराबर में 15 9 135 होता है। ठीक है, और 5x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 35 हटा दो 100, 135 में तो आएगा 100। तो 5x की वैल्यू 100 है, तो आप बताओ x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू 100 बटे में 5, तो x बराबर 5 दूनी 10 0, यानी कि x की वैल्यू 20 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर चौथे में दे के रखा है 20। ठीक है, ये तो बात हो गई इक्वेशन से। लेकिन अगर आप और भी फास्ट करना चाहते हो, मैं आपको दूसरी ट्रिक बताता हूँ। ऑप्शन को आप उठाओ सबसे पहले। अब ऑप्शन में देखो, हमें पता करनी संख्या कौन सी है। तो मान लेता हूँ मैं कि पहली संख्या जो 60 है उसकी बात करता हूँ। अब 60 है, कोई संख्या 60, उसमें 7 जोड़ो तो हो गया 67। इसमें से 5 से गुणा कराओ तो करा दिया। 5 सते 35, 5 6 का 30 और 3 कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। तो ये हो गया 33। अब कह रहा है कि 5 से गुणा करने के बाद 9 से भाग करना है। तो आप बताओ ये 9 से भाग होगा? 3 3 6 5 11 नहीं होगा ना भाग, नहीं होगा। तो इसका मतलब जब योग करते हैं सारी डिजिट का, और सारी डिजिट का योग करने पर 9 से विभाजित होता है, तो संख्या 9 से कटती है। जब 9 से नहीं कटा तो इसका काम ही खत्म हो गया। ठीक है, अब अगला देखो, अगला 40 को ले लो। 40 में से 7 जोड़ो तो हो गया 47। 5 से गुणा करो तो 5 सते 35, 5 चौको 20 और 3 हो जाएगा 23, यानी कि 23, ऐसे 235। अब इसमें से 9 से हमें भाग करना है, तो 9 से फिर से भाग कर दो। 3 2 5 5 10, तो इसका मतलब भाग नहीं होगा 9 से, तो ये कि कैंसिल हो गया। ऐसे करके आप लोग चेक कर सकते हो। लास्ट में अगर आप 20 लोगे तो 20 से हो जाएगा। मैं प्रूव कर देता हूँ। 20 में से 7 जोड़ो तो हो गया 27। 5 से गुणा करो तो 5 सते 35, 5 दूनी 10, 3 13, 135 हो गया। और 9 से विभाजित करो, यानी कि 9 से गुणा करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 9 1 कम 9, 9 पना 45। 3 घटा दो उसमें, तो 3 घटाओ आप तो कितना बचा? 12। तो ये तो कह रहा है कि 12 बचना चाहिए, देखो बच रहा है। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। तो जो भी आपको ठीक लगे आप वैसे ही कर सकते हो। ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने डैश की अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी है। तो ये ही दी दोस्तों दी थी होमी जे भाभा, यानी कि होमी जहांगीर भाभा जो थे। और ये दोस्तों इसीलिए इनको बोला जाता है भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक बोले जाते हैं, यानी कि जो परमाणु के जनक हैं ये होमी जहांगीर भाभा माने जाते हैं। और इसका जो देखा जाए कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये है दोस्तों मुंबई में। ठीक है, आप लोग याद रखना, क्योंकि हो सकता है कई बार पूछा जाए। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1954 में। तो इससे जो पॉइंट्स बन सकते थे मैंने बताने की कोशिश की है। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से, यानी कि सबसे अच्छे तरीके से निरूपित करता है? गाय, बतख, पक्षी। तो आप बताओ कि गाय तो एकदम अलग होती है, ना कोई पक्षी है और ना पक्षी। तो देखो पक्षी जो होती है, पक्षी के अंदर क्या होती है? सारी की सारी बतख आती हैं। तो अगर मैं अंदर वाली को बतख मान लूँ, इसको वाली को पक्षी मान लूँ, तो सभी पक्षी के सभी बतख जो हैं वो पक्षी होती हैं। लेकिन पक्षी गाय का संबंध बिल्कुल नहीं है, वो एकदम अलग रहेगा। तो कुछ इस टाइप का बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला में दे के रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के कोणों ए बी और सी के माप समांतर श्रेणी में है। एम बी सी पर इस प्रकार स्थित है। एक बिंदु है कि ए एम बी सी पर लंब है, तो बी एम अपान ए बी का मान ज्ञात करिए। तो जैसे देखो एक त्रिभुज है, तो पहले मैं त्रिभुज बना लेता हूँ कुछ इस प्रकार का। ठीक है, ये हो गया एक त्रिभुज। नाम क्या दे देता हूँ? ए बी और सी।
अब इसी त्रिभुज में कह रहा है कि M जो है BC पर लंब है, M जो है BC पर लंब, लेकिन कैसे, AM BC पर लंब है। तो AM का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक आ जाएगी ऐसे पॉइंट और ये हो जाएगा AM। तो देखो AM लंब है ना किस पर, BC पर, इस वाली लाइन पर एकदम सीधे हैं। अब क्या कह रहा है कि BM अपान AB, BM का मतलब हो गया कि ये वाली लाइन, ये आप जो देख पा रहे होंगे ये लाइन, ठीक है, और अपान में AB करना है, AB मतलब कि ये वाली हमेशा। तो आप लोग याद रखना हमेशा कि इसका ये आधा होता है। अगर यहाँ पर ये 2 होगा, 1 होगा तो ये होगा इसका आधा, अगर ये 2 होगा तो ये होगा इसका 1। तो BM बताना है, BM अगर मैं मानता हूँ 1 और इसका आधा, यानी कि ये हो जाएगा दोगुना ऊपर वाला, ये इसका आधा हो जाएगा, तो दोगुना मतलब कि 2। 1/2 का रेशियो होता है, हमेशा याद रखना, इसका लंब का और इस बेस के आधे की बात करें। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य अलग अलग होते हैं? तो ये दोस्तों होते हैं समजात में। समजात का मतलब होता है कि इनकी संरचना जो होगी वो अलग होंगे, लेकिन जो संरचना जो है दोस्तों एक समान होगी, लेकिन उनके कार्य भिन्न भिन्न होंगे। और जब काम भिन्न भिन्न हो, संरचना समान हो, तो इसको हम बोलते हैं समजात। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। तो चमगादड़ के पंख और मनुष्य के हाथ, इनके काम दोनों के भिन्न भिन्न होते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो ये दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया गया था 1938 से 39 के बीच में। ठीक है, अच्छा आप लोग बताओ कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? देखते हैं कितने लोगों को पता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, किस सन में हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यदि 5 + 2√3 अपान 2 + √3 इक्वल x + y √3 है तो x y का मान ज्ञात करिए। चलिए देखते हैं इसको। तो पहले देखो ये लिखा है तो इसको आप नोट कर लो, 5 + 2√3 और अपान में 2 - √3 है। ठीक है, जब कभी ऐसा हो तो जो नीचे है उसका अपोजिट मल्टीप्लाई कराओ। जैसे 2 - √3 है तो मल्टीप्लाई कराएंगे 2 + √3 का। अगर यहाँ प्लस होता तो हम क्या करते, माइनस कर देते, मतलब ऐसे करके। यहाँ पर भी हो जाएगा 2 + √3, जो ऊपर गुणा कराएंगे वो नीचे कराएंगे। तो देखो a - b, अगर मैं इसको 2 को a मानता हूँ और √3 को b, यहाँ पे ही a और यहाँ पर भी b, तो a + b और a - b ये बन रहा है। अब a + b a - b क्या होता है, ये होता है a² माइनस का b², यही तो होता है। तो मैं डायरेक्ट इसको पहले सॉल्व करके आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए। जैसे देखो यहाँ पर अब a² करोगे तो हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3, 4 में से 3 गया तो क्या बचा, 1 बचा। यानी कि मैं इस पूरे को हटाकर नीचे वाले को 1 लिख सकता हूँ। बात इतनी समझ में आ गई? तो ऊपर वाला हट गया, बचा हमारे पास ये 5 का गुणा 2 में कराओ तो 5 दूनी 10 प्लस का, और 5 का गुणा यहाँ तो 5 √3 हो जाएगा। फिर प्लस लगाओ 2 2 4 हो जाएगा, √3 लगाओ। फिर देखो √3 हो जाएगा 3 × 2 यानी कि 6 हो जाएगा। नीचे कुछ बचा ही नहीं है क्योंकि 1 है तो 1 को हम छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। देखो 10 6 16 तो हम लिखेंगे 16 प्लस 5 4 9 यानी कि 9 √3। तो अब बताओ यहाँ पर यही तो लिखा गया था y + √3 तो ये है, तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या है 9 और x की वैल्यू क्या है 16। तो 16,9 हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि इस वाले को हम कंपेयर करेंगे इससे, तभी हमें वैल्यू पता चल पाएगी। श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति जो है वो दोस्तों किस सामग्री से बनी हुई है? तो ये बनी हुई है ग्रेनाइट से। ठीक है, ऑप्शन पहला सही उत्तर हो जाएगा। और ये दोस्तों जो श्रवणबेल मेला है ये है कहाँ पर? तो ये बेंगलुरु के पास और बेंगलुरु से तकरीबन 144 किलोमीटर की दूरी पर है। 144 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसका संबंध श्रवणबेलगोला का अगर पूछ लिया जाए तो ये है दोस्तों जैन धर्म से, क्योंकि हो सकता है थोड़ा डीपली अगर पूछने की कोशिश करेगा तो पूछ सकता है। तो श्रवणबेलगोला का संबंध जैन धर्म से है। अंगूर की खेती डैश इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? यानी कि विटीकल्चर जो आप जानते होंगे अंगूर की खेती होती है, किस क्षेत्र की विशेषता है? तो ये दोस्तों भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होती है अंगूर की खेती। अच्छा यहाँ तो देखो अंगूर की खेती को बोलते हैं विटीकल्चर। अब आप लोग बताना कि पिसीकल्चर किससे संबंधित है, यानी कि पिसीकल्चर का संबंध किससे है?
बाणभट्ट किस राजा के दरबारी थे? तो ये दोस्तों हर्षवर्धन जो हैं उनके दरबारी कवि थे। कौन? बाणभट्ट। ठीक है। जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में स्थित यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी है? तो ये दोस्तों 38, लेकिन 2021 में पूछा गया था। अब आपसे 2024 के हिसाब से पूछा जाएगा या 25 में पेपर होगा तो 25 के हिसाब से, लेकिन अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अब 38 नहीं है दोस्तों, अब हैं टोटल 43। ठीक है, आप लोग याद रखना, आपको यही टिक करना है 43 अगर ऑप्शन पर कहीं पर भी लिख कर आता है। वर्तमान में इनकी संख्या अब 43 हो गई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत को प्राप्त एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह यानी कि एफडीआई इक्विटी इन्फ्लोज का सर्वाधिक हिस्सा इनमें से किस राष्ट्र से प्राप्त हुआ है? तो ये दोस्तों प्राप्त हुआ सिंगापुर से, लेकिन बात कब की है? 2019-20 की। अब आपसे पूछा जाएगा 2024 के हिसाब से, तो 2024 में आपको पहला नंबर है पूछा जाएगा, तो अब की बार आपको जवाब देना है मॉरिशस। सही उत्तर क्या होगा? मॉरिशस 2024 के हिसाब से। सबसे ज़्यादा जो इस बार हिस्सा प्राप्त हुआ है वो मॉरिशस से हुआ है, वो तकरीबन 25%, कुल भाग का अकेले 25% यहाँ से प्राप्त हुआ है मॉरिशस से। और वहीं पर दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो ये है सिंगापुर, यानी कि पहले में मॉरिशस हो गया है अब, और दूसरे नंबर पे सिंगापुर हो गया है, तीसरे में अमेरिका है। ठीक है, तो याद रखना। तीसरा नहीं भी याद है तो चल जाएगा, पहला और दूसरा आप लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा आसानी के साथ दिख जाए। तो आप लोग बताओ देखकर ज़रा कैसे किया गया है। तो देखो 4 का स्क्वायर 16, वहीं 3 का स्क्वायर 9, वहीं 9 का स्क्वायर 81। समझ गए आप? तो आप बताओ 5 का स्क्वायर क्या होना चाहिए? तो आप कहेंगे 25। तो बस सही उत्तर हमारा 25 हो जाएगा। तो देख सकते हो आप, ऑप्शन नंबर चौथा दिया गया है 25। लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? तो ये दोस्तों होते हैं कुल 4 प्रकार के, कुल 2 प्रकार के, माफ कीजिएगा। तो ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुल 2 होते हैं, ऐसे करके 2 टाइप। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खंभे को 3 भागों में विभाजित किया गया है और इस प्रकार से किया गया है कि पहला भाग उस पूरे खंभे के 1/4 के बराबर है, दूसरा भाग पहले भाग के 4/8 के बराबर है और तीसरा भाग 10 मीटर है। उस खंभे की लंबाई ज्ञात करिए। एक भाग तो इसका होगा पहला भाग, दूसरा भाग और ये होगा तीसरा भाग, क्योंकि पूरा का पूरा यहाँ पर मान लो कि खंभा है पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो एक भाग तो इतना, फिर इतना होगा एक, दूसरा, तीसरा, 3 भाग होंगे इसके, 3 भाग मान लो। पहला तो कह रहा है कि पहला वाला भाग जो है वो 1/4 है और दूसरा वाला कह रहा है कि पहले वाले भाग का 4/8 है। तो 4/8 को हम लिख सकते हैं 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 1/2। तो अब बताओ इसका 1/4 का 1/2 निकालो तो 1/8 ही तो आ जाएगा। ठीक है, 8, यानी कि दूसरा भाग क्या हो जाएगा हमारा 1/8 हो जाएगा। तो ये हो गया 1/8। ठीक है, अब तीसरा भाग जो है वो बचा हुआ है। अब तीसरा भाग 10 मीटर है तो ये लिख दो 10 मीटर। ठीक है, अभी हमें तीसरे भाग से कोई मतलब नहीं है, इन दोनों को आप जोड़ दो। तो जोड़ने पर क्या आ जाएगा? तो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 8, 4 से भाग देंगे 2 बार में जाएगा, 2 गुणा 1 यानी कि 2, प्लस 8 से 8 काटेंगे 1 बार में और 1 गुणे में ऊपर वाला 1 यानी कि ये हो जाएगा। तो 3/8 आएगा। अब मान लिया हमारा टोटल खंभे की लंबाई थी 1 में से आप 3/8 हटा दो तो 8 यानी कि आ जाएगा 5/8 आ जाएगा। तो 5/8 तो आ गया दोस्तों। तो ये तो हो गया हमारा जो खंभा है। शेष बचा है, तो हमारे हिसाब से शेष बचा है 5/8, क्वेश्चन के हिसाब से शेष बचा है 10। भाई देखो पहला दूसरा भाग हटा दो तो तीसरा भाग बचेगा और तीसरा भाग है 10। तो अब देखो इसको काटो, 5 एकम 5, 5 दूनी में 10, तो 1 एकम 1, 1 और 8 दूनी 16। हमने माना था पूरे खंभे की लंबाई 1 है तो 1 की वैल्यू 16 आ गई, बस वही हमारा टोटल खंभा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यापार एवं आर्थिक संबंध सहमति यानी कि TERC का प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है दोस्तों प्रधानमंत्री हमेशा होते हैं।
और नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं दोस्तों, मैंने बताया था सुमन बेरी जी हैं, और ये भी बताया था साथ ही साथ कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, हमेशा बताया था मैंने कि यही होंगे। तो आप लोग बताओ, अगर पिछले पार्ट्स देखे हैं तो पता होगा कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान समय में। ठीक है, आप लोग बताना। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी। और आरबीआई की जो गवर्नर है वो भी आप लोग बताना, ये भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, और जिसका सही आंसर होगा दोनों का, जैसे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है और आरबीआई की गवर्नर कौन है, तो जिनका जवाब सही होगा उनके कमेंट्स को मैं पिन कर दूंगा, सभी को हाईलाइट दिख जाएगा, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो। लेकिन आप लोग कोशिश तो करा करिए ना, कम से कम जो भी आपको आ रहा है बताने की कोशिश। ठीक है, तो हम सबका रिप्लाई देते हैं, आप कैसा भी जवाब दें, कम से कम आप प्रयास तो कर रहे हैं ना कमेंट्स का जवाब देने के, आप अपने क्वेश्चंस का जवाब तो दे रहे हैं जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। दोस्तों आज हमने 75 तक के क्वेश्चन कर लिए, बचे हुए लास्ट के जो 25 क्वेश्चन हैं वो हम कवर कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो अगला पार्ट होगा। और अगले पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर लिखा होगा अगला पार्ट, वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट अगला पार्ट देख सकते हैं, और अगले पार्ट में ये सारे के सारे सोल्यूशन आप देखने को पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में आप लोग बताना, और कोई क्वेश्चन है किसी भी टाइप का आप लोगों का तो कमेंट करिए, हम रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। और हज़ारों लोगों का कमेंट्स हमने पढ़ा और जवाब दिया है, तो आपका भी जवाब हम जरूर देंगे। दोस्तों साथ ही अगर आप ग्रुप डी एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो भी हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर करवा दिए हैं उनके, आप वहां से देख सकते हो। और प्लेलिस्ट में हमने सबकी अलग अलग बना दिया है, ग्रुप डी एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी, तो वहां से देख सकते हो। यह सभी एक एक वीडियोस की लिंक मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करके भी पार्ट्स को देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों रेलवे के हमने बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए हैं, आप लोग कहते हो ना कि सर पूछिए उनसे जाकर कि क्या सैलरी होती है, क्या काम करना होता है, और कौन सी बुक से हम पढ़ें, ताकि जिनका सिलेक्शन हुआ है वो क्या बताते हैं, कौन सी बुक सजेस्ट करते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हमने उनसे करे हैं और उन्होंने बताया भी है। तो वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी रेलवे इंटरव्यू के नाम से, वहाँ से आप देख सकते हो। साथ ही गणित की भी बहुत प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं रेलवे के हिसाब से वो भी करवा दिए हैं। और हाँ, अगर आप जो चैप्टर देख रहे हैं उसमें से कुछ रह गए हैं अभी और भी हम आगे कराएंगे, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आपको पूरी तैयारी मिलेगी यहाँ पर और पूरी तरह से निःशुल्क मिलेगी। दोस्तों अभी तक चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए, जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप सबसे पहले वीडियोज़ को देख पाओ। दोस्तों कोई कमेंट है तो कमेंट कर दीजिए, मैं लास्ट टाइम पे फिर कह रहा हूँ, कोई डाउट है किसी भी टाइप का आप लोग पूछ लिया करिए निसंकोच तरीके से। और अगले पार्ट की लिंक नीचे है, तो डाउट किस बात का, डायरेक्ट क्लिक करिए, अगले पार्ट पे फिर से मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।